अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी हैं कि चाइल्डहुड डायबिटीज केयर ये आपको प्रमोट करनी पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज के केसेस अब बच्चों में भी ठीक ठाक इमर्ज कर रहे हैं। पहले क्या बोलते थे, डायबिटीज किसी को होती थी कि मीठा ज्यादा खाता होगा, या बुजुर्गों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता था कि अभी खा लो कुछ नहीं होता, बुजुर्ग होंगे जब जाके तब कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम आएगी। पर बच्चों के अंदर अब डायबिटीज के केसेस बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे आपको एक प्रोटोकॉल बताया गया है कि कैसे इनको टैकल करा जा सकता है। आज मेजोरिटी आप ना, ये सुप्रीम कोर्ट वाला आपने एक आर्टिकल देखा माइनर रेप विक्टिम्स का जो लेके था, वो भी आपका एडिटोरियल था, ये वाला भी आपका एडिटोरियल है, इवन पीआईबी ने भी इसको कवर अप करा है। तो सबसे पहले तो ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो डायबिटीज मेलिटस के ऊपर दिया है। अब लिखा है यहाँ पे मेलिटस, तो डायबिटीज भी दो तरह की आती है आपके पास, वन इज डायबिटीज मेलिटस और दूसरी आती है इंस्पिडस, और दोनों के रीजन अलग अलग है। जब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हो, यहाँ पे पेट वाला पार्ट आता है, यहाँ पे एक पत्ता सा लगा होता है, क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज के अंदर ना अल्फा बीटा गामा ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो बीटा वाली होती है ये सिक्रीट करती है इंसुलिन। कई बार यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होगा, कई बार सिक्रीट तो होगा पर शायद उस क्वालिटी का नहीं है या शायद उस क्वांटिटी का नहीं है, मतलब कम है या क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जितना ग्लूकोज बॉडी के अंदर जा रहा था और ये ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करवा पाता। इंसुलिन खुद नहीं तोड़ता है, ये प्रमोट करवाता है उस प्रोसेस को, क्योंकि ये तो हार्मोन है, हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं ना, तो ये औरों से तुड़वाता है। जो आपकी सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेसेस रहती हैं ये प्रमोट करवाता है उस चीज को, दैट इज इंसुलिन। तो अगर तो एब्सेंट ही है तब तो पता ही है डायबिटीज मेलिटिस ये हो ही चुकी है। इस वाली केस में देखा जाएगा हो भी नहीं रही प्रोडक्शन प्रॉपर्ली, अगर हो रही है तो उतनी क्वांटिटी में नहीं है, अगेन डायबिटीज मेलिटिस वाली प्रॉब्लम। पर ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसमें आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के छोटे छोटे दो हार्मोन्स पड़े होंगे, वो भी कौन से वाले पार्ट में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तीन पार्ट होते हैं ना इसके, एक एंटीरियर होता है, एक मिडल होता है और तीसरे वाला पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर ऐसे दिखा रहा है कि पीछे को दिखेगा शायद, एंटीरियर ऐसे दिखा रहा है फर्स्ट साइड में दिखेगा, एंड मिडल वाला नाम से पता लग रहा है बिल्कुल बीच में रहेगा। सारे तो ये एंटीरियर के अंदर होते हैं हार्मोन मैक्सिमम। बताना मुझे मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर और मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपने एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सुने होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सुने होंगे, बड़े सारे हार्मोन्स हैं, वो सारे नहीं याद करने होते, पोस्टीरियर के याद रख लो, दो आते हैं यहाँ पे, वेसोप्रेसिन एंड और ऑक्सीटोसिन। कडलिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन ये वही होता है ना, कडलिंग हार्मोन, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन। बस इतना ही था इसका, वेसोप्रेसिन तक आना जरूरी है। वेसोप्रेसिन का एक और नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरेटिक साउंड कर रहा है ये, मतलब अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो यूरिनेशन फ्रिक्वेंट रहेगी, मतलब उस इंसान का एक ही पर्पस बच जाता है कि बार बार यूरिनेशन करना यूरिनेशन करना यूरिनेशन करना। अगर हाइपोसिक्रीशन इसकी होती है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट बनाता है यूरिन को कि वाटर रिटेंट भी करना है बॉडी के अंदर। ऐसे तो पानी पीते रह जाओगे, जैसे नमित आया आज, नमित ने बोला था ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, स्वेलिंग हो सकती है, वो होती है, पर इस वाले केस में क्या होगा, एक्टिव वो हो जाएगा कि बार बार प्यास लगेगी और पानी पियो, प्यास लगेगी और पानी, क्यों, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला ही वहां पे नहीं बचा है जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बाहर निकाल रहा था। यहाँ पे जो यूरिन है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे यूरिन का कलर नोटिस करोगे तो वो थोड़ा पेल येलो सा कलर दिखता है, इसमें बिल्कुल वाटर की तरह ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो रुक ही नहीं पा रहा है, वाटर की जो रिटेंशन थी वो बॉडी के अंदर हो ही नहीं पा रही है। ये होता है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। तो आपने देखा दोनों ही अलग अलग टाइप की डायबिटीज है। यहाँ पे जो डायबिटीज मेलिटस है पेनक्रियाज के साथ जुड़ी हुई थी, पेनक्रियाज के भी बीटा सेल का भी इंसुलिन, और इंसुलिन क्या यहाँ पे बन ही नहीं रहा था, एब्सेंट ही है, या शायद जेनेटिकली कोई ऐसी, तभी पूछते हैं डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स को कि क्या हिस्टोरिकली आपके फादर, ग्रैंडफादर या मदर, ग्रैंड मदर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी डायबिटीज मेलिटस की, क्योंकि कई बार ये जेनेटिकली भी चीजें पास होती हैं। देन आता है दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें आपने क्या देखा, जो एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन था वसोप्रासिन, या जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोल रहे हैं, जो क्या कर रहा था हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना रहा था। अब ये हाइपोसिक्रीट हुआ, इसका मतलब कम सिक्रीशन हुआ, तो ये जो चीज है यूरिन है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बन पा रहा था, जैसे पानी पिया वो बाहर निकले जा रहे, लीकेज होगी एक तरह की, वो दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे भूख ज्यादा लगेगी, यहाँ पे आप देखोगे डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी। अभी जो डायबिटीज मेलिटस है ये भी दो तरह की है, एक को बोलते हो आप टाइप 1 और एक को बोलते हो टाइप 2। टाइप 1 में क्या हुआ, जेनेटिक है, इसमें जो आपके बीटा सेल हैं पूरी तरह से डैमेज है, मतलब वो इंसुलिन बना ही नहीं पाएंगे। और वहीं पे दूसरा आ गया टाइप 2।
टाइप 2 में पहले शायद आपका इंसुलिन ठीक बनता था, पर आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ। लाइफस्टाइल आपने शायद जंक खाना शुरू कर दिया, जंक जब ज्यादा खाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंसुलिन इंपैक्ट हुआ। अब इसकी प्रोडक्शन वैसे नहीं हो पा रही, अगर हो रही है तो उस क्वालिटी की नहीं बची, क्योंकि जैसा खाओगे वैसे वो हार्मोन उसी क्वालिटी के निकल के आएंगे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, ये लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा, लाइफस्टाइल। और जबकि टाइप 1 में आपने क्या देखा, ये शायद जेनेटिक था या फिर शायद ड्यू टू सर्टेन रीजन जो हमारे बीटा सेल थे जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे वो डैमेज निकले, कोई भी रीजन हो सकता है। ट्रेडिशनली जो आप प्रॉब्लम देखते थे डायबिटीज मेलिटस वाली, वो टाइप 1 की थी। अभी बोला बच्चों में केसेस आ रहे हैं, तो वो कौन सी है ज्यादा, टाइप 2। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए, बच्चे चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर जो आपने शायद कॉलेज में आके खाए थे वो बचपन से वही खा रहे हैं कि आज तो फ्रेंच फ्राइज ही खानी है बच्चों को। हाँ मतलब बचपन से ही खा, अच्छा आप बचपन से ही खा रहे हो, वेरी नाइस, चलो ठीक है। बाकी तो ये जो टाइप 2 की डायबिटीज मेलिटस है ये ज्यादा स्पार्क करी है, इसी वजह से ये एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने रिवील करा फॉर द पब्लिक, और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो तो इसको फॉलो करेंगे। अब इसमें भी एक ही दिक्कत आती है, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या निकल के आते हैं तो उनको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लो एक बारी। तो हमारी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट डायबिटीज मेलिटस के ऊपर बच्चों के लिए स्पेशली वो रिवील करा और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड नेशनल फ्रेमवर्क है ऐसा कि जो बच्चों की डायबिटीज के ऊपर फोकस कर रहा है। कवरेज कितने बच्चों की करी है, तो जिनकी उम्र 18 साल तक की है उन सभी को यहाँ पे टारगेट करने की ट्राई करी है, बर्थ से लेके 18 साल तक की उम्र, इन पे ज्यादा फोकस किया। एंड एम वही है कि यूनिवर्सल डायबिटीज स्क्रीनिंग हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले पता तो लगे कि डायबिटीज के केसेस कहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो प्रूव होना ना होना वो बात की बात है, पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। अब इसके लिए डायबिटीज क्या होती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करा जो मैंने आपको बता दिया। WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उन्होंने ये पूरा डेफिनेशन दिया है कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो शायद इनसफिशिएंट इंसुलिन बना रहा है, जितना ग्लूकोज बॉडी के अंदर जा रहा है वो फिर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। इंसुलिन ने डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं करा, मैंने आपको बता दिया। रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेसेस होती हैं वही ब्रेक डाउन करेंगे, इंसुलिन उन प्रोसेसेस को प्रमोट करवाता है। इसके बाद अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, और इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे कोई अगर मीठी चीजें ज्यादा प्रेफर करता है खाना, तो एक टाइम पे शुगर रश भी होता होगा आपके दिमाग में, ऐसे हेडेक होता है किसी को, नहीं बहुत ज्यादा शुगर का, कोई जैसे पेस्ट्री भी खा लेनी है, गुलाब जामुन भी खा लेने हैं कोई और ऐसा जिसको मीठा पसंद है बहुत, आप हो, सर दर्द होता है, हाँ तो ये वही है कि ग्लूकोज का सो में, मुझे भी बहुत है, मतलब एक साथ ही खा लो फिर शुगर रश होता है अजीब सा, सर दर्द इतनी होती है कि आपको दिखाई नहीं देता, तो वो दिखाते हैं कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पर वो टेम्परेरी लेवल पे है, अगर उसको साथ के साथ कंट्रोल किया जाए वो बैलेंस आउट हो जाता है। पर अगर बैलेंस नहीं हुआ, वही डाइटरी हैबिट आपकी बन जाए, फिर वो खतरा है, वो फिर डायबिटीज मेलिटस की तरफ लीड कर सकता है, पूरे चांसेस रहते हैं। और जब ग्लूकोज का लेवल या ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज होता है, शुगर का जो ब्लड के अंदर लेवल है वो इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोल देते हो आप, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ब्लड सैंपल लेते हैं तो इसी को चेक करते हैं, और ये जो लेवल होता है ये 75 to 99 mg पर डेसीलीटर के आसपास नॉर्मल माना जाता है अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर है। अच्छा यही पूछना था, हाँ इसके बियॉन्ड चला गया तो मतलब हो चुका है। और इवन एक दिन आपने क्या पढ़ा था, HB1AC याद है, ये भी चेक करते हैं, ये एवरेज निकालता है। जैसे एक दिन में अगर किसी ने बहुत सारा मीठा खा लिया, अब बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो शायद उसका ग्लूकोज का लेवल तो एकदम से बड़ा होगा, शुगर का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो बड़ा ही रहेगा। तो ये जो HB1AC होता है ना, ये कलेक्टिव होता है, 2-3 महीने का कलेक्टिव शुगर लेवल आपको निकाल के दे देता है, तो उससे पता लग जाता है कि है डायबिटीज के इसमें कंडीशंस या नहीं है, तो ये भी चेक करते हैं। अगर एक्सरसाइज करें, मीठा भी खाएं, सब कुछ खाएं, बैलेंस में चले, तो फिर बैलेंस में ही रहती है बॉडी। क्या हुआ, आप भी खाते हो ज्यादा मीठा, हाँ ज्यादा ही हो गया कुछ, चलो ठीक है, ये होता है ये, ठीक है। ओके, नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, मतलब जो एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, अगेन बुजुर्गों में ज्यादा देखा होगा, कई बार उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिम्स वगैरह, उंगलियां वगैरह, वो सड़ने लग जाते हैं एक्सट्रीम ग्लूकोज की इंटेक की वजह से। पर वहां पे थोड़ा एज का भी फैक्टर आ जाता है, वो इतनी ज्यादा वीकेंड हो जाती है कि सड़ने की स्मेल भी आती है, कई बार निकालने भी पड़ जाती है। तो नर्व की भी डैमेज हो सकती है, ब्लड वेसल डैमेज कर सकती हैं, और भी बॉडी की जो सिस्टम है वो डैमेज करेंगे, ऑर्गन तो करेंगे खैर। इसके अलावा 4Ts ये अवेयरनेस फ्रेमवर्क है जो अर्ली साइंस बताता है टाइप 1 डायबिटीज के। एक आता है टॉयलेट मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, वो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज को इंडिकेट करता है। अब बार बार यूरिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्यास बहुत लगेगी, तो थ्रस्ट आएगी। देन टायर्ड, बहुत ज्यादा थकान रहती है उसकी बॉडी में, तो वो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद थिनर, बहुत ही
मतलब बहुत ही ज्यादा जो वेट लॉस होता है ना कईयों का एकदम से ही हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज को इंडिकेट करता है। तो ये अवेयरनेस से रिलेटेड है। श्योर नहीं है कि डायबिटीज होगी, पर ये क्या बता रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज, ये टाइप 1 की बात कर रहे हैं अभी के लिए, जो ट्रेडिशनली आप पढ़ते हो डायबिटीज मेलिटस, जिसमें इंसुलिन प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा था। तो इसमें ये 4T तो पक्का ही दिखते हैं कि मतलब ये वाले जो सिम्टम है, दे कैन बी दिस कैन बी अ इनिशियल स्टेज कि उस पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस बननी शुरू हो गई है। और ये एसओपी निकाला गया तभी फॉर द चिल्ड्रन, जिनकी उम्र बर्थ से लेके 18 साल तक की जितनी मर्जी है, उनके लिए ये सारे आप चीजें चेक करें। बाकी बड़ों में भी सेम ही है, पर ये एसओपी के अंदर स्पेशली मेंशन करा गया। अब फैमिली एंड केयर गिवर एम्पावरमेंट, इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का भी, ठीक है, स्किन पकड़नी पड़ती है और ऐसे लगाते हैं उसको, तो उसके लिए भी बताया जाता है डॉक्टर के थ्रू कि आप इजीली इसको लगा सकते हो। तो वैसी ट्रेनिंग रहती है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूअसली करनी पड़ती है, उसके लिए भी एक छोटा सा ग्लूकोमीटर आता है, उसके थ्रू निकलता है ना, एक ब्लड का छोटा सा ड्रॉप आता है और उसको चेक कर लेते हैं कि कितना ग्लूकोज का लेवल है। फिर जैसे दादियां वगैरह होती हैं, उनको बोल देते दादी आज खा ले कुछ नहीं, आज ठीक है सब कुछ चीजें। तो कईयों में होता है कंट्रोल नहीं होता, अब क्या करना, वो बोलते हैं एक ही उम्र है। हमने देखा है एक मतलब दादी टाइप ही थे, तो उन्होंने मतलब वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे ऐसी चीजें खाना, तो उनकी डेथ इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर वो प्रिकॉशन नहीं लिए जो उनको लेने चाहिए थे। ये होती हैं चीजें, इतनी डेंजरस हो सकती है शुगर की लेवल इंक्रीज अगर ब्लड के अंदर हो जाए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स कि अगर सिचुएशन ज्यादा ही ऐसा स्पार्क कर जाए ग्लूकोज का, तो क्या क्या लेना है, तो उसके ट्रेनिंग भी इसमें एडेड है। एंड डेली डिजीज मैनेजमेंट प्रिकॉशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने एंड से क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, तो ये सारी चीजें इन एसओपीज के अंदर इंक्लूडेड है। एंड अर्ली स्क्रीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एट कम्युनिटी लेवल। कुछ एरियाज होते हैं ना जहां पे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज कई बार प्रेवलेंट होने लगती है। अर्बन एरियाज में आप देखेंगे जंक फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो भी आपको केसेस ज्यादा मिलेंगे। जंक की तरफ जितना शिफ्ट करोगे, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, पैनक्रियाज इंपैक्ट करेंगे। जो भी खाओगे बनेगा तो एट द एंड उसका शुगर ही, बॉडी के अंदर वही तो बनता है, तो इसी वजह से ग्लूकोज वही शुगर है। एंड शुगर की भी फर्दर टाइप्स होती है, फ्रुक्टोज होता है। देखो अगर खाली पेट पियोगे वो भी खतरनाक होता है, खाली पेट वो भी ठीक नहीं है। और जूस का तो फैशन है वैसे, पल्प पल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो पल्प होती है ना जिसको निकाल देते हैं, कहीं चलो थोड़ा सा अपने ऊपर दया खा लेते हैं कि भैया पल्प भी साथ में ही डाल के दे देना, तो वो तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो चाहिए, वो तो सीधा आपका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है जब आप जूस की इंटेक करते हो। ओके ओके, इसके बाद लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपीज चलती हैं, ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, पर उनको यूज कैसे करना है तो वो भी इसमें इंक्लूड करा गया है। नाउ इंटीग्रेटेड, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने देखा इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, सेम आपका हेल्थ केयर सेक्टर में भी है। एक आगे कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग, अभी 4Ts बता दिया ना इन्होंने कि ये 4Ts होते हैं जनरली जो डायबिटीज को इंडिकेट करते हैं। आप बता सकते हो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर कि ये वाले 4T इस पेशेंट इस पर्सन के अंदर बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार स्क्रीनिंग कर ली जाए। तो यहाँ पे कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग आ गई। नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ गई। एंड नंबर 3 एडवांस ट्रीटमेंट और मेडिकल कॉलेज भी तो अवेलेबल होने चाहिए, इतने सारे पेशेंट आएंगे तो ये भी तो अवेलेबल होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के साथ एक और एडिटोरियल आया, वो है मेडिकल इन्फ्लेशन का। मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है कि आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है मेडिकल की फील्ड में भी, पर क्या वो सबके लिए अफोर्डेबल है, वो दोबारा से सवाल। और बढ़िया इमेज लगी है एमआरआई मशीन की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पता है ना उसकी कॉस्ट वो ज्यादा होती है, और कईयों को उससे फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है। पहले जाना बहुत डेंजरस है, कईयों को एकदम से नौजिया हो जाता है, कहीं उल्टी भी मार देते हैं उसमें, क्योंकि ऊपर से बंद होएगा तो कईयों को आदत नहीं होती, किसी को भी नहीं होती वैसे। और जो मशीन होती है वो साउंड भी बहुत प्रोड्यूस करती है, जब उसके अंदर वो रेस चलती है तो उससे साउंड बहुत प्रोड्यूस होती है। पर यहाँ से क्वेश्चन मार्क उठा है मेडिकल इन्फ्लेशन के ऊपर। मेडिकल इन्फ्लेशन वही कि कई बार बीमार हो जाता है इंसान, तो आपको ये अगर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, डॉक्टर तो आपको बेस्ट ही वहां पे रेकमेंड करता है, पर क्या वो जो पेशेंट है वो अफोर्ड कर पाएगा? तो ना एक तरह से दोनों तरफ से डिबेट स्पार्क हुई। एक के पास पैसे नहीं है देने के लिए, और डॉक्टर बोल रहा है कि अच्छी मशीन है, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में एनालिसिस होके आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के ही अपने अपने कंसर्न थे। चलो एनीवेज ये अलग टॉपिक है। ये आपने पढ़ा है जो जन आरोग्य योजना पढ़ा था ना, जैसे बस वैसे जैसे ये आर्टिकल है कि पैसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यहाँ पे। नाउ ऑब्जेक्टिव आई थिंक अब आपको क्लियर है। अर्ली स्क्रीनिंग अगर करेंगे डायग्नोसिस जल्दी होगी, डायग्नोसिस जल्दी होगी, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होगा। और यहाँ पे कम्युनिटी लेवल की पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लिनिकल फोकस वही एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन। अब एविडेंसेस वो जो 4T मेंशन करें वो एविडेंस बेस ही तो है कि ये कॉमन से सिम्टम है जो इनिशियली हर पेशेंट के अंदर आते हैं, तो आप वहां से एक आइडिया लगा सकते हो कि शायद फ्यूचर में इसके अंदर ये प्रॉब्लम आए। और बाकी गवर्नमेंट का फोकस वही रहेगा कि सभी को एक्सेसिबिलिटी रहे, अफोर्डेबिलिटी रहे। वैसे
कई बार इक्विटेबल की जगह पे अवेलेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, इस बार इक्विटेबल इन्होंने लिखा हुआ है, ट्रिपल ए भी जिन्हें आप बोलते हो। इक्विटेबल भी ठीक है कि जो ज्यादा नीडी होगा उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्वालिटी हेल्थ केयर, ये कंसर्न भी है और बनाने की जरूरत भी है, ठीक है।